Hello friends, welcome back in Chemist tutorial of Floating Gyansala. Take education in rhyme because lotus flourish in sign. W- Today's topic is what books and burial tales us. Class 6 chapter number 4. Mary in the library. Mary with her classmates were following to the teacher towards the library. मेरी अपने शिक्षक और क्लासमेट्स के साथ लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी क्योंकि there was many books and very big comparison to her classroom. Seeing her trying to open the cupboard, वह लाइब्रेरी जहाँ वो गई थी अपने टीचर और अपने क्लासमेट के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था कंपैरिजन टू हर क्लासरूम, उसके कक्षा से बड़ा था. सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कपबोर्ड, वो कपबोर्ड को खोलकर देखना चाह. तभी टीचर ने कहा दैट कपबोर्ड हैज़ वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजन. तो शिक्षक ने कहा कि इस कबर्ड में बहुत सारे स्पेशल बुक्स रखे हुए हैं. डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ द वेदास. क्या तुम्हें पता है हमारे पास वेदों की एक सेट है. व्हाट आर द वेदास. वेदास क्या होते हैं. मेरी फिर सोचना शुरू कर दी. मैरी ने सोचा आखिर ये वेद क्या होते हैं. वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेस इन द वर्ल्ड. There are four Vedas, the Rigved, Samved, Yajurved and अथर्ववेद. वेद चार तरह के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद. डू यू नो अबाउट वेदा. वेदा के बारे में क्या आप जानते हैं. द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेद. ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जो 3500 ईयर्स पहले कंपोज किया गया था. Composed about 3500 years ago, the Rig Veda including more than 1000 hymns. ऋग वेद में तकरीबन हजारों 1000 हाइम्स यानी कि प्रार्थनाएं हैं. कॉल्ड सुक्ता, जिसे सुक्त कहा जाता है. सुक्त का मतलब है सुक्त, सु का मतलब सुंदर और कत का मतलब होता है सुजोड़ उक्ता कहते हैं इसे. सु का मतलब सुंदर और उक्त का मतलब जो सुंदर तरीके से कहा गया हो. तो दीज हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस. ये जो प्रार्थनाएं हैं ये देवी देवताओं को देवी देवताओं को समर्पित है और उनकी पूजा याचना में इसको इस्तेमाल किया जाता है. और थ्री गॉड्स आर मेनली, तीन गॉड्स को ये प्रार्थनाएं की जाती थी. उस समय स्पेशली इम्पोर्टेंट थी ये, जिसमें अग्नि देवता थे, द गॉड ऑफ फायर. इन्हें आग का देवता कहा जाता था. इंद्र वेरियर गॉड, इंद्र को वेरियर गॉड कहा गया है. एंड सोम, सोम को अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड. सोम जो कि एक प्लांट है जो पूजनीय था और आज भी है, जिससे सोमरस बनाया जाता था. दीज हाइम्स वर कंपोज्ड बाय सेज, यानी कि इन हाइम्स यानी कि प्रार्थनाओं को लिखने का काम ऋषियों का होता था. प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज. पुजारी बच्चों को पढ़ाते थे और इसे याद करने के लिए कहते थे. ईच सिंबल वर्ड एंड सेंटेंसेस बीट बाय बीट विथ ग्रेट केयर. प्रत्येक सिंबल्स को वर्ड बाय वर्ड और वर्ड एंड सेंटेंस बीट बाय बीट याद करने को या ध्यान से समझाया या पढ़ाया जाता था. मोस्ट ऑफ द हाइम्स, ज़्यादातर जो प्रार्थनाएं थी वो जो कंपोज की जाती थी, टॉट एंड लर्न बाय मेन, वो इंसानों को द्वारा पढ़ाई जाती थी. अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन, लेकिन कुछ हाइम्स ऐसे भी मिले हैं, कुछ प्रार्थनाएं ऐसी भी मिली हैं जिसे औरतें भी लिखा करती थीं. द ऋग्वेदा इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत. ऋग्वेद में जो संस्कृत का इस्तेमाल होता है वो एक वैदिक संस्कृत है जो आज के संस्कृत से बिल्कुल अलग थी. Rigveda was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. ऋग्वेद जो कि लिखे गए हैं सैकड़ों सालों पहले, लेकिन 200 वर्ष पहले लगभग
इसे 200 वर्ष से भी कम है जब इन्हें प्रिंट किया गया है। यानी कि लोग इसे सुनते थे और इसे गाया जाता था, लेकिन 200 साल से भी कम हुए हैं जो इन्हें लिखा जाना शुरू किया गया। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। संस्कृत इज पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नॉन एज इंडो यूरोपियन। ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज असामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। कुछ ऐसे भी लैंग्वेजेस हैं जो कि असामी है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी और सिंधी है। और ये एशियन लैंग्वेजेस जैसे कि पर्शियन है, मेनी यूरोपियन लैंग्वेज हैं। और यूरोपियन लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। ये जो पूरी फैमिली है ये एक्चुअली इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है। और मेनली इंडियन लैंग्वेजेस में जो असामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी है, उसी तरीके से पर्शियन है। यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन, ग्रीक है, इटालियन है और स्पेनिश है। इन सबों को मिला करके इन्हें इंडो यूरोपियन फैमिली कहा जाता है। टेक द वर्ड मात्र। मात्र जो संस्कृत वर्ड है, हिंदी में इसका मतलब होता है माँ, एंड अदर मदर। और अदर लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश, इंग्लिश में इसे मदर कहा जाता है। दोज यूज्ड इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली। जो नॉर्थ ईस्ट में लैंग्वेज इस्तेमाल किए जाते हैं उसे तिब्बतो बर्मन फैमिली कहा जाता है। उसी तरीके से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो है द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जो अदर लैंग्वेजेस एंड द अदर लैंग्वेजेस और स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। और जो झारखंड में या अदर सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में बोली जाती है उसे ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली का कहा जाता है। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। अब हम लोग जानते हैं कि हिस्टोरियंस ऋग्वेद को कैसे पढ़ते थे। हिस्टोरियन जो थे पहले एग्जामिन करते थे, एग्जामिन रिटन सोर्सेस एज वेल, अच्छे तरीके से कि क्या लिखा गया है और इसका मतलब क्या हो सकता है। लेट अस सी हाउ द स्टडी द ऋग्वेद। आइए अब हम लोग ये जानते हैं कि वो लोग ऋग्वेद को कैसे पढ़ते थे। सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। कुछ ऋग्वेद में कुछ प्रार्थनाएं ऐसी हैं जो कि डायलॉग को फॉर्म में है। दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हाइम। और ये भी प्रार्थनाओं का ही एक पार्ट है। अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्रा। और ये जो डायलॉग है ये बिलोंग करते हैं साधु विश्वामित्र से एंड टू रिवर्स ब्यास एंड सतलज डेट वर वर्शिप्ड एज गॉड डेसेस। ब्यास और सतलज दो नदी और विश्वामित्र के बीच में बातचीत को दिखाया गया है, जिसमें यह बताया जाता है कि इन दोनों के बीच में जो डायलॉग हुए हैं इन डायलॉग को ही हाइम्स कहा गया है। और मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि ऋग्वेद में कुछ हाइम्स ऐसे हैं जो डायलॉग के फॉर्म में लिखे गए हैं। ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है ऋग्वेदा का जो बिर्च बार्क यानी बिर्च की छाल पर 150 साल पहले लिखे गए हैं, जो कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। It was used to printed one of the prepare one of the earliest printed text of the ऋग्वेदा। ये ऋग्वेद का अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट है, एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन जिसको इंग्लिश में बाद में ट्रांसलेट भी किया गया है। इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन अ लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र, जिसे पुणे महाराष्ट्र में की लाइब्रेरी में रखा गया है। विश्वामित्र एंड द रिवर्स। जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया कि
विश्वामित्र और दो नदी, ब्यास और सतलज के बीच में जो हाइम्स लिखे गए हैं वो डायलॉग के रूप में थे कुछ, और उन्हीं डायलॉग्स को अब अभी मैं डिस्क्राइब करूँगा। जैसे विश्वामित्र ने कहा, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, लाइक टू शाइनिंग cows that lick their calves. You move like chariot to the sea through the power of Indra. You are full of water and wish to unite with one another. ओ नदियाँ, पहाड़ों से उतरकर नीचे आओ। दो घोड़े जैसे उतरकर आते हैं। लाइक टू शाइनिंग काउज, दो चमकती गायों की तरह जो अपने बच्चों को चाटती रहती हैं। तुम रथ की तरह बढ़ती चली आओ और समुद्र की ओर। थ्रू द पावर ऑफ इंद्र, इंद्र की शक्ति की जैसी। यू आर फुल ऑफ वाटर, तुम पानी से भरी लबालब भरी हुई हो। एंड वी यूज टू यूनाइट विथ वन अनदर, और ऐसी आशा है कि अब तुम लोग एक हो जाओ। मेरी ये प्रार्थना है कि तुम लोग एक हो जाओ। द रिवर्स, वी हु आर फुल ऑफ वाटर, हम लोग जो कि पानी से भरे हुए हैं। मूव अलोंग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस, हम लोग उसी रास्ते पर चलते हैं जो भगवान ने हमें बनाकर दिए हैं। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग, एक बार जब हम लोग चलना शुरू कर देती हैं या बहना शुरू कर देती हैं, वी कैन नॉट बी स्टॉपिड, तो हम लोग रुक नहीं सकती। वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो, आप हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं मुनिवर। विश्वामित्र, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, बहनों मेरी बात सुनो। द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम अ डिस्टेंस, यह जो गायक है ये बहुत दूर से आया है। विथ ही चैरियट एंड कार्ट्स, ये अपनी बैलगाड़ी और रथ से। लेट यू वाटर नॉट राइज अबव आवर एक्सल्स, ऐसा करो कि जिस ओर से मेरे रथ या मेरी गाड़ी या बैलगाड़ी क्रॉस करे, उधर तुम्हारा पानी उसके ऊपर ना बहे, उसके नीचे से ही पार हो। सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली, ताकि हम सुरक्षित रूप से इस नदी को क्रॉस कर पाएं। द रिवर्स, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, हमने तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार सुना है। तुम सॉरी, वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, हम लोगों ने तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार किया। और हे मुनिवर, आप इस नदी को पार कर जाइए। Historians point out that this hymns was composed in the area where this river flows. हिस्टोरियन इससे अनुमान लगाते हैं इस हाइम से कि जब ये कंपोज हुआ है तो उसके आसपास नदियाँ बहती होंगी। They also suggest that the sage lived in a society where horses and cows were valued animals. और ये साधु उस एरियाज में रहते होंगे, उस सोसाइटी में रहते होंगे जहाँ घोड़े और गायों को काफ़ी ज़्यादा सम्मान मिलता था। दैट इज़ वाई द रिवर आर कंपेयर्ड टू हॉर्सेस एंड काउस, इसीलिए घोड़ों और गायों से इन नदियों की तुलना की जा रही है। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, there are many prayers in the Rigveda for cattle. कैटल्स के लिए ऋग्वेद में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। बच्चों के लिए हैं, स्पेशली फॉर सन्स। एंड हॉर्सेस, और घोड़ों के लिए भी प्रार्थना है। हॉर्सेस वर योक टू चैरियट दैट वर यूज्ड इन बैटल्स, घोड़ों को प्रायः रथों में बांधकर युद्ध के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। विच वर फाउट टू कैप्चर कैटल, या फिर मवेशियों को
बंदी बनाने के लिए किए जाते थे। बैटल्स वर ऑल्सो फाउट फॉर लैंड। युद्ध जो थे वो भूमि के लिए लड़े जाते थे, विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर पॉस्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स। इम्पोर्टेंटली चारागाह वाले इलाके या फिर खेतीहर इलाकों के लिए भी युद्ध लड़े जाते थे। दैट राइपन क्विकली, जहाँ पर मतलब फसल जल्दी पक जाते थे। हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन क्विकली सच एज बार्ले, जैसे कि बार्ले। सम बैटल्स वर फाउट फॉर वाटर। कुछ बैटल्स जो थे, कुछ युद्ध जो थे पानी के लिए भी लड़े गए हैं, एंड टू कैप्चर पीपल, और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज कैप्ट। कुछ धन को अर्जित करने के लिए भी लड़े जाते थे। बाय द लीडर सम वाज गिवन टू द प्रीस्ट एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पीपल। ये जो धन युद्ध लड़ने के बाद मिलता था, इसका कुछ पार्ट लीडर्स खुद रख लेते थे, कुछ पार्ट पुजारियों को दे दिया जाता था या पुजारियों में बांट दिया जाता था, और कुछ पार्ट लोगों के बीच में बांट दिया जाता था। और जो वेल्थ होता था, सम वेल्थ वाज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ और सेक्रीफाइसेस, और कुछ वेल्थ हवन करने के लिए भी इस्तेमाल होते थे या पूजा पाठ में इस्तेमाल होते थे। इन विच ऑफरिंग्स वर मेड इनटू द फायर। और यज्ञ के दौरान आग में इनकी आहुतियां हुआ करती थी। दीज वर मींट फॉर गॉड्स एंड गॉडेस। इन्हें देवी देवताओं को समर्पित किया जाता था। ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। इसमें घी ग्रेन्स और कभी कभी जानवर भी सेक्रीफाइसेस के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे जानवरों की बलि दी जाती थी। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स। ज़्यादातर लोग इस वार में भाग भाग लिया। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी। इनके पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर ऑफ वार एंड पीस। लेकिन एक असेंबली अरेंज होती थी जिसमें लोग इकट्ठा होते थे और युद्ध के मैटर पर डिस्कस होता था, और शांति के मैटर पर भी, ताकि कहाँ युद्ध करना है और कहाँ शांति स्थापित करनी है। दे ऑल्सो चूज लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वेरियर। और वे लोग प्रायः लीडर चुनते थे जो कि स्किलफुल होता था और एक अच्छा योद्धा और बहादुर हुआ करता था। Words to describe people. There are two groups who are described in terms of their work. The priests, sometimes called Brahmins. ये पुजारी, जिनको कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। और ये जो पीपल टर्म है, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। जैसे मैंने कहा कि पुजारियों को ब्राह्मण्स कहते थे, क्योंकि हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स, क्योंकि ये यज्ञ कराने का काम, पूजा पाठ कराने का काम करते थे। एंड द राजास, दीज राजास वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। बाद के समय में जो राजा के बारे में हमने सुना या पढ़ा है, वो ये राजा नहीं थे, बल्कि उनसे अलग थे। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज। ना तो इनके पास कोई कैपिटल सिटी होती थी, ना तो कोई पैलेसेस हुआ करते थे, और ना ही कोई आर्मी हुआ करती थी। नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, और ना ही ये टैक्स कलेक्ट करते थे। देयर आर सर्वल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। बहुत तरीके हैं लोगों को डिस्क्राइब करने की। इन टर्म ऑफ द वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक। वो लोग जो भाषा बोलते थे, या जिस प्लेस से बिलोंग करते थे, या जिस फैमिली से बिलोंग करते थे, जिस समुदाय से बिलोंग करते थे, या किसी कल्चर प्रैक्टिस में थे, इस तरीके से लोग जो थे अलग अलग थे। कहने का मतलब है कि लोग जो थे अलग भाषाएं बोलते थे, अलग परिवार से जुड़े हुए थे, अलग जगहों से जुड़े हुए थे, अलग संस्कृति और सभ्यता थी उनकी। इस तरीके से लोग जो थे अलग अलग वे में डिस्क्राइब होते थे। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीडेड फादर एज राजा।
राजा का बेटा राजा नहीं होता था, जो जिसमें अ, एक वेरियर होने का गुण होता था, जो बहादुर होता था, उसे ही लीडर या फिर राजा चुना जाता था। Two words were used to describe the people or the community as a whole. दो वर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं पीपल या कम्युनिटी, पूरे कम्युनिटी को। वन वाज द वर्ड जना। एक वर्ड जो जना है, जो आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, विच वर स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेज, जो कि हिंदी में इस्तेमाल होता है और अदर लैंग्वेजेस में भी। अदर वाज, द अदर वाज विश। अदर है विश, जो कि द वर्ड वैश्य है। वैश्य जो वर्ड आया है वो विश शब्द से ही आया है। सेवरल विश और जना आर मेंशन्ड बाय नेम। विश और जना जो है ये बाय नेम मेंशन किए गए हैं। सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरु जना और विश। इस तरीके से हम रेफरेंस कर सकते हैं नामों को, जैसे पुरु जना और विश, भारत जन और विश, यदु जना और विश, और सो ऑन, और इसी तरह से और भी। दस्यु और दसायुज, हाउ टू बिकेम दासा और स्लैव। Sometimes the people who compose the hymns describe themselves as Aryans. कुछ लोग जो कि प्रार्थनाएं लिखते थे वो खुद को आर्यन बुलाते थे। दियर ओपोनेंट्स दसायुज और दस्युज, और ये अपने ओपोनेंट्स को दसायु या दस्यु कहा करते थे। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड प्रॉपर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। और हो सकता है कि ये प्रॉपर सेक्रीफाइसेस नहीं करते थे और अलग लैंग्वेजेस भी बोलते थे। लेटर द टर्म दसा, और बाद के समय में ये टर्म दास का जो हुआ, और फीमेल के लिए ये टर्म दासी का हो गया, केम टू मीन स्लेव, और इसका मतलब होता था स्लैव। स्लैव वर वुमेन एंड मेन हु आर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। ये स्लैव का मतलब होता है एक बंधुआ, जिसे गुलाम कहा जाता है, और इन्हें मेनली युद्ध में जीतकर या बंदी बनाकर लाया जाता था, जिसमें औरत और मर्द दोनों होते थे। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑनर्स। ये प्रॉपर्टी के एक संपत्ति के रूप में ऑनर द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। हु कुड मेक देम टू, जैसा कि मैं बता रहा था कि दस्यु और दसायु जो शब्द था, ये मेनली आर्यंस अपने ओपोनेंट्स के लिए इस्तेमाल करते थे, और वो जो कि हाइम्स को कंपोज करते थे वो मेनली अपने आप को आर्यंस बुलाया करते थे, और अपने दुश्मनों को ये लोग दस्यु या दसायु कहकर पुकारते थे। और ये दस्यु और दसायु का जो टर्म था बाद में जाकर के स्लैव के टर्म में विकसित हुआ। और स्लैव का मतलब गुलाम होता है, यानी कि बंधुआ मजदूर, जो कि युद्ध में जीत कर लाए जाते थे, जिसमें मेन और वुमेन दोनों हुआ करते थे। और इनसे ऑनर जिस तरीके से चाहे काम ले सकता था, क्योंकि वही उनका मालिक हुआ करता था। द स्टोरी ऑफ megaliths. Megaliths are large single stone structure that are either constructed on the burial sites or commemorative memorial. These structures are some of the earliest man-made structure and give evidence for prehistoric culture. मेगालिथ्स जो था एक सिंगल स्टोन स्ट्रक्चर होता था। ये या तो बरियल साइट्स में लगे होते थे या फिर कमेमोरेटिव मेमोरियल्स में, या तो बड़ी इमारतों में लगते थे या फिर कब्रगाह में। दीज स्ट्रक्चर्स आर सम ऑफ द अर्लीस्ट मैनमेड स्ट्रक्चर, और ये जो थे एक अर्लीस्ट मैनमेड स्ट्रक्चर होता था। गिव एविडेंस फॉर प्री हिस्ट्रिक कल्चर, जो प्री हिस्ट्रिक कल्चर को दिखाता है। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालीथ्स बिगिन अबाउट 3000 ईयर्स अगो, और ये लगभग 3000 साल पहले आया था। एंड वाज प्रिवेंट थ्रू आउट द डेकन और साउथ इंडिया। ये जो प्रैक्टिस था मेगालिथीस का, ये 3000 साल पहले आया है, और ये डेक्कन, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में फैला हुआ था।
While some megaliths can be seen on the surface, other megaliths burial are often underground. कुछ मेगालिथ्स जो थे सरफेस पर पाए जाते थे, तो कुछ बरियल अंडरग्राउंड हुआ करते थे। ये मेगालिथ्स का इस्तेमाल भारत में भी होता था, जैसा कि मैंने बताया, डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में। Some archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are only indications that there are burial bent. कुछ आर्कोलॉजिस्ट ने ये पाया है कि एक सर्कल में स्टोन बॉर्डर्स रखे हुए रहते थे और एक सिंगल स्टोन रखा रहता था स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में दीज आर ओनली इंडिकेटिंग दैट दे आर बरियल बेंथ, और इस तरीके से ये पता चलता है कि ये एक बरियल बेंथ होता था। नोट, दिस टाइप ऑफ मेगालिथी इज नॉन एज द सीस्ट। इसको सीस्ट कहा जाता है। कुछ सीस्ट जो हैं, like the one shown here, have portholes which could be used as an entrance, और इसमें एक पोर्टहोल हुआ करता था जो एक एंट्रेंस होता था। दिस इज द फिगर ऑफ मेगालिथ इज नॉन एज अ सिस्ट। और इसके चारों तरफ देख सकते हैं आप लोग कि पत्थरों के बड़े बड़े बोल्डर्स रखे जाते थे, और इस तरीके से ये पता चलता है, और बीच में एक एंट्रेंस होता था विच कुड बी यूज एज ए एंट्रेंस, जो कि एक पोर्ट होल्स होता था। और इस तरीके से पता चलता है कि ये एक बरियल्स यानी कि कब्रगाह होते थे। ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। जितने भी बरियल्स होते थे उसके लगभग कॉमन फीचर्स के होते थे। जनरली द डेड वर बरीड विथ डिस्टिंक्टिव पॉट्स। जनरली जो मरे हुए लोग होते थे उनके साथ पॉट्स को भी दफनाया जाता था, विच वर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर, जिसे ब्लैक और रेड वेयर कहा जाता था। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स a skeleton. A skeleton of horses, horse equipment and ornament of stone and gold. बरियल्स में कुछ कॉमन चीज़ें मिली हैं, जैसे कि मैंने बताया कि लोगों के साथ पॉट्स भी दफनाए जाते थे, जिसे ब्लैक और रेड वेयर कहा जाता था। औजारों को भी दफनाया जाता था, हथियारों को भी दफनाया जाता था जो कि आयरन के बने हुए थे। घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले हैं, हॉर्सेस के इक्विपमेंट मिले हैं, गहने मिले हैं पत्थरों के बने हुए और गोल्ड के बने हुए हैं। इस तरीके से ये मालूम होता था कि लोग जो थे मरे हुए लोगों के साथ मिट्टी के बर्तन भी दफनाया करते थे, हथियार भी दफनाया करते थे, और घोड़े भी दफना दिया करते थे, और यहाँ तक कि गहने भी दफनाया करते थे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये हॉर्सेस इक्विपमेंट और ये एक्सिस है जिसको लोग दफना देते थे मरे हुए लोगों के साथ। दिस इज़ अ डैगर, ये भी लोगों के साथ दफना दिया जाता था, और ये एक बड़ा सा चाकू है जो कि आयरन का बना हुआ होता था, और मेनली बरियल साइट्स में ये भी पाए गए हैं। आर्कोलॉजिस्ट ने एग्जीबिशन के तहत इसे पाया है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मरे हुए लोगों के साथ लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ों को, गहनों को, घोड़ों को, हथियारों को, औजारों को दफना दिया करते थे। सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक भेदभाव। ब्रह्मगिरी हेयर वन skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell. ब्रह्मगिरी, जहाँ पर एक स्केलेटन मिला है और जो जिसमें 33 गोल्ड बीट्स मिले हैं, और 2 स्टोन बीट्स मिले यानी 33 सोने की मोतियाँ, दो ऐसे 2 पत्थरों की, और 4 कॉपर की चूड़ियाँ मिली हैं, और एक कोंच सेल मिला है।
जो कि अदर स्केलेटन हैव ओनली अ फ्यू पोर्ट्स, जबकि अदर स्केलेटन्स के साथ, हड्डियों के ढांचों के साथ कुछ घड़े मिले हैं। दीज फाइंड सजेस्ट दैट देयर वाज सम डिफरेंसेस इन स्टेटस अमॉन्ग द पीपल हु वर बरीड। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू स्टेटस ये आर्कोलॉजिस्ट इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि जो गहनों के साथ दफनाए गए थे वो अ, अमीर लोग होंगे, और जो केवल मिट्टी के बर्तनों के साथ यानी कि पॉट्स के साथ दफनाए गए थे वो शायद हो सकता है कि गरीब लोग हों। सम वर रिच, तो ऐसा कहा जाता है कि सम वर रिच, कुछ लोग अमीर थे, अदर पुअर, सम चीप्स, कुछ चीप्स थे, अदर फॉलोअर्स, और अदर उनके फॉलोअर्स हुआ करते थे। Were some burial spot meant for certain families? Sometimes megalith contain more than one skeletons. कभी कभी मेगालिथ्स को एक से अधिक स्केलेटन मिले हैं। These indicate that people perhaps belonging to the same family. तो ऐसा लगता है जैसे शायद कि एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले ये हड्डियों के ढांचे, जो कि एक कब्र में एक से ज़्यादा स्केलेटन मिलने का कारण ये हो सकता है कि वो एक ही फैमिली के हों। वर बरीड इन द सेम प्लेस थॉट थ्रू नॉट एट द सेम टाइम, जो हो सकता है कि एक समय में ना दफनाए गए हों, अलग अलग समय पर दफनाए गए हों, और दोबारा उसी जगह को चिन्हित करके रखा गया हो, ताकि दोबारा उसी फैमिली के उस फैमिली के शख्स को, जो उसके फैमिली में मर गया है, उसी के साथ दोबारा दफना दिया जाए। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर बाउट इनटू अ ग्रैव थ्रू द पोर्ट होल्स, और उनकी बॉडीज़ को उसी पोर्ट होल्स, जैसा कि मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया था कि एक बरियल में पोर्ट होल्स बने हुए थे। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि बरियल में पोर्ट होल्स बने हुए होते थे, और ये पोर्ट होल्स का इस्तेमाल शायद इसलिए भी किया जाता था होगा कि अगर उसी फैमिली का इंसान दोबारा अगर मरता है तो उसी पोर्ट होल्स के द्वारा उसी कब्र में उस व्यक्ति को दोबारा से दफना दिया जाता होगा, ऐसा आर्कोलॉजिस्ट का अनुमान है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर बाउट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्टहोल्स। स्टोन circles or boulders placed on the surface probably served as signpost to find the burial site। तो burial site को पहचानने के लिए सर्कल में स्टोन को सर्कल में मतलब लगाया जाता होगा, या बड़े बड़े पत्थरों को एक सर्कल में अरेंज कर दिया जाता था, सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वेन एवर दे वॉन्टेड टू, ताकि वे दोबारा वहीं पहुँचे, या फिर उस जगह को पहचान सके जहाँ पर उन्होंने उस परिवार के पहले सदस्य को मतलब दफनाया होगा, या उससे मरने से पहले जो सदस्य मरा होगा उसे दफनाया गया होगा, और इस तरीके से पहचान करने का तरीका था। और स्पेशल बरियल एट इनाम गांव, इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोट, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। ये साइट जो था रिवर का घोट है, और जो भीमा की ट्रिब्यूटरीज है। इट वाज ऑक्युपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। ये लगभग 3600 से 2700 वर्ष पुराना है। हियर एडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड लैंड। यहाँ पर एडल्ट्स को, वयस्क लोगों को दफनाया जाता था आउट स्ट्रेट विथ अ हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ, और इनका सिर उत्तर की तरफ रखा जाता था और शरीर सीधा होता था। समटाइम्स बरियल्स वर विद इन द हाउसेस, कभी कभी लोगों को घर के अंदर भी दफनाए जाते थे। वेसल्स डैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर, और उनके साथ बर्तन भी रखे जाते थे खाना और
बर्तन में पानी के साथ वर प्लेस्ड विद द डेड, ताकि हो सकता है कि ऐसी मान्यता हो कि लोग मरने के बाद भी भोजन करते हों, इसीलिए वेसल्स रखे जाते थे और उसके साथ खाना और पानी भी रखे जाते थे, मतलब बर्तनों में खाना और पानी को रखा जाता था मरे हुए लोगों के साथ। One man was found buried in a large four-legged clay jar in the courtyard of the roomed house. एक आदमी जिसे एक बड़े से संदूक में क्ले जार जो कि मिट्टी का होता था उसमें उसे बंद करके और बीच आंगन में दफनाया जाता था, जिसके चारों तरफ लगभग 5 कमरे हुआ करते थे। वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइट, और ये घर लार्जेस्ट है उस साइट्स में। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, और ये सेटलमेंट के सेंटर में पाया जाता था। दिस हाउस वाज आल्सो हैड अ ग्रेनरी, और इस घर में अनाज गृह भी होता था। द बॉडी वाज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजीशन, और इसको क्रॉस लेग्ड पोजीशन में दफनाया जाता था। इससे पता चलता है कि वो शायद हो सकता है कि वहाँ का लीडर हो, या वहाँ का कोई जिसे अमीर व्यक्ति या बड़ा व्यक्ति भी कहा जा सकता है, या वहाँ का राजा भी कहा जा सकता है। What skeletal studies tell us? It is easy to make out the skeleton of a child from its small size. ये पहचानने का तो तरीका था कि जो स्केलेटन छोटा है, यानी कि जो हड्डी का ढांचा छोटा है, वो बच्चों का होगा। However, there are no major differences in the bones of a girl and a boy. हालांकि हालांकि लड़की और लड़कों की बोन्स में कोई फर्क नहीं मिलता है। कैन वी मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वाज दैट ऑफ अ मैन और अ वुमन? तो बच्चों का तो स्केलेटन ऐसे पहचाना जा सकता है कि हाँ, ये बच्चों का होगा, लेकिन उसमें भी नो मेजर डिफरेंस गर्ल्स एंड बॉयज। कैन वी मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वाज दैट ऑफ अ मैन और वुमन? लेकिन क्या हम हड्डी के ढांचे को ये देखकर बता सकते हैं कि कौन मर्द का है या कौन औरत का है? समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज फाउंड विथ द स्केलेटन। कभी कभी तो लोग इस बात पर डिसाइड करते थे, या आर्कोलॉजिस्ट, कि जो स्केलेटन के साथ क्या क्या मिले हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ अ स्केलेटन इज फाउंड विथ ज्वेलरी, अगर स्केलेटन के साथ यानी कि हड्डी के ढांचे के साथ गहने मिले हैं, इट इज समटाइम थॉट टू बी दैट ऑफ अ वुमन, तो कभी कभी ऐसा माना जाता था कि ये औरत का होगा skeleton. However, there are problem with this. Often men also wore ornaments. लेकिन कभी कभी ये जानने में मुश्किल आती थी, क्योंकि मर्द भी गहने पहनते थे। तो ये पता करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता था कि ये जो हड्डियों का ढांचा है, ये जो स्केलेटन है, ये मर्द का है या औरत का है। A better way of figuring out the sex of a skeleton is to look at the bone structure. लेकिन एक उससे अच्छा तरीका है फिगरिंग आउट द सेक्स, मतलब हड्डी के ढांचे के शेप को देखकर पता लगाना कि ये औरत का है या मर्द का है। द हिप और द pelvic एरिया ऑफ वुमेन इज जनरली लार्जर, क्योंकि हिप या pelvic एरिया जो होता था औरतों का, ये जनरली लार्जर होता था टू इनेबल चाइल्ड बियरिंग, जो कि चाइल्ड बियरिंग होती थी। दीज डिस्टिंक्शन आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज, और इस तरीके से मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज में बदलाव आए और हड्डियों के ढांचे को पहचानने का तरीका बदला, और इस तरीके से मर्दों और औरतों को डिफरेंशिएट करने का एक अलग तरीका था। अबाउट 2000 ईयर्स अगो, लगभग 2000 साल पहले, देयर वाज अ फेमस फिजिशियन नेम चरक। एक फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम था चरक, हु रोट अ बुक ऑन मेडिसिन नॉन एज द चरक संहिता। उन्होंने चरक संहिता लिखी थी,
ये चरक के द्वारा लिखा गया एक बुक था जिसमें मेडिसिन्स के बारे में जानकारी मिलती है। देयर ही स्टेट दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स। उन्होंने उसमें ये लिखा था कि जो ह्यूमन होते हैं उनके 360 बोन्स होते हैं। दिस इज़ अ मच लार्जर नंबर देन द 200 बोन्स। ये ज़्यादा है 200 बोन्स के कंपैरिजन। दैट आर द रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न एनाटॉमी, और यही रिकॉग्नाइज किया गया मॉडर्न एनाटॉमी में। चरक अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट एंड कार्टिलेज। और चरक इस फिगर पर इस तरीके से है क्योंकि उन्होंने काउंट किया टीथ को, जॉइंट्स को और कार्टिलेज को। तो मेनली इसमें ये बताया जाता है कि अगर बरियल साइट्स से हड्डियों के ढांचे प्राप्त होते हैं तो मेंस को पहचानने का और वुमेन्स को पहचानने का हिप और पैल्विक एरिया जो है ये सबसे अच्छा तरीका है। आ, क्योंकि चाइल्ड बियरिंग जो लेडीज़ होती हैं उनका पैल्विक एरिया जो होता है नॉर्मली लार्जर होता है, और जो कि मेन का नहीं होता है। और इस तरीके से मेन और वुमेन में कंपैरिजन किया जा सकता है, मतलब उनकी स्केलेटन को पहचानने में। Occupations at Inam Gaon. Archaeologists have found seeds of wheat, barley, rice, pulses, millet, peas and sesame. आर्कोलॉजिस्ट ने खुदाई में आ, बीज पाए हैं वीट के, बार्ले के, चावल के, दाल के, मिलेट्स के, मटर के, सीसम के। बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, बोन्स मिले हैं नंबर ऑफ एनिमल्स के, मेनी बियरिंग कट मार्क दैट शो दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड, जो कि एक फूड के रूप में इस्तेमाल होते थे, हैव ऑल्सो बीन फाउंड। दीज इंक्लूड कैटल, जिसमें मवेशी, मवेशियों में इंक्लूडेड है बफेलो, गॉट, सीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटीलोप, हेयर एंड mongoose। और मवेशियों में ये सारे मवेशी मतलब इनाम गांव में पाए गए हैं, और इससे पता चलता है कि लोग जो थे जानवरों को पालते थे और उनके प्रोडक्ट को बेचते होंगे और मेनली खेती भी करते होंगे। बिसाइड्स बर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश, उसके अलावा वहाँ पर बर्ड्स मिली हैं, क्रोकोडाइल्स, टर्टल, क्रैब और मछलियाँ भी मिली है। देयर इज़ एविडेंस दैट फ्रूट सच एज बेर, और वहाँ ये सारे एविडेंस है। फ्रूट भी मिले हैं जैसे कि बेर है, आंवला है, जामुन है, डेट है, एंड अ वेराइटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। और लोग जो है इन 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 फलों को भी कलेक्ट करने का काम किया करते थे। तो मेनली इनाम गांव का ऑक्यूपेशन जो था फार्मिंग था, और आ, और कैटल रेयरिंग था। और उसके अलावे लोग जो थे आज मछली पकड़ने का काम, या फिर समुद्र पानी में रहने वाले जीवों को भी पालन करते थे, और फ्रूट कलेक्ट करने का भी काम किया करते थे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।